नमस्कार। आज हम एक ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं जो भारत के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं उन 29 अलग-अलग और बेहद जटिल केंद्रीय श्रम कानूनों की, जिन्हें अब समेटकर सिर्फ 4 साफ और सुव्यवस्थित लेबर कोड्स में बदल दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो व्यवसायों और श्रमिकों दोनों का ही भविष्य तय करने वाला है। इस पूरी चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, श्रम कानूनों का सरलीकरण। दूसरा, वेतन संहिता। तीसरा, औद्योगिक संबंध संहिता। चौथा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। और पांचवा, सामाजिक सुरक्षा संहिता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन कानूनों को सरल बनाने की। देखिए, पुरानी व्यवस्था में कागजी कार्रवाई का बोझ कितना ज्यादा था। जरा सोचिए, पहले 1436 नियम हुआ करते थे। अब नए ढांचे में ये घटकर सिर्फ 351 रह गए हैं। फॉर्म्स की संख्या 181 से 73 कर दी गई है। और सबसे कमाल की बात, जहां पहले 84 अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, अब सिर्फ 8 से काम चल जाएगा। ये साफ दिखाता है कि फोकस अब सजा देने पर नहीं, बल्कि काम को आसान बनाने पर है। एक और बड़ा बदलाव देखिए, व्यवसायों को पहले 31 अलग अलग रिटर्न्स भरने होते थे। मतलब कितना समय और एनर्जी सिर्फ पेपर वर्क में जाती होगी। अब उसकी जगह सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ने ले ली है। और हाँ, पहली बार कुछ गलतियों के लिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और इम्प्रूवमेंट नोटिस जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से पर, वेतन संहिता यानी द कोड ऑन वेजेस। सैलरी या मजदूरी मिलने में होने वाली देरी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसे सुलझाने के लिए अब सख्त टाइमलाइन बना दी गई हैं। अगर मजदूरी डेली बेसिस पर है तो दिन खत्म होने पर पैसा मिल जाना चाहिए। वीकली है तो हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे पर। अगर हर 15 दिन का सिस्टम है तो पखवाड़ा खत्म होने के दूसरे दिन तक। और अगर मंथली सैलरी है तो अगले महीने की 7 तारीख तक हर हाल में सैलरी आ जानी चाहिए। इस नियम पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सिर्फ 2 कार्य दिवस यानी 2 वर्किंग डेज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है, चाहे वो खुद रिजाइन करे या उसे निकाला जाए, कंपनी को उसका पूरा फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसके अलावा कुछ और सख्त फाइनेंशियल नियम भी हैं। जैसे अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसे नॉर्मल रेट का दुगना पैसा मिलेगा। सैलरी से जो डिडक्शन या कटौतियां होती हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। सालाना बोनस 8.33% से 20% के बीच देना अनिवार्य है। और सबसे ज़रूरी बात, हायरिंग या सैलरी तय करते वक्त जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे ढांचे की तरफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। कंपनी में शांति और अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए 2 कमेटियों का जिक्र है। इन दोनों के काम बिल्कुल अलग है, इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क्स कमेटी का काम है मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें मेंटेन करना, जबकि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर होता है, किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत शिकायत को सुनना और उसे 30 दिन के अंदर सुलझाना। अब ये कमेटियां बनेंगी कहाँ? ये पूरी तरह से कंपनी के साइज पर निर्भर करता है। अगर 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो शिकायत निवारण समिति बनाना मस्ट है। 100 या उससे ज्यादा कर्मचारियों पर वर्क्स कमेटी बनेगी। और अगर 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो कंपनी पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी को भी अब एकदम क्लियर कर दिया गया है। अगर किसी ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ताकार संघ बनना है तो उसे कम से कम 51% कर्मचारियों का समर्थन चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी के पास ये मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी। इसमें शामिल होने के लिए किसी भी यूनियन के पास कम से कम 20% समर्थन तो होना ही चाहिए। छटनी और ले ऑफ के नियम भी कंपनी के साइज के हिसाब से अलग-अलग हैं। अगर कंपनी में 50 से 299 के बीच कर्मचारी हैं, तो छटनी से पहले सरकार को सिर्फ एक नोटिस देना होता है। लेकिन अगर कंपनी बड़ी है, यानी 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो फिर सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा। छटनी या तालाबंदी करने से पहले सरकार से परमिशन लेना पूरी तरह से अनिवार्य है। अगर कभी हड़ताल या तालाबंदी की नौबत आ ही जाए तो उसका भी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है जिसे फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है विधिवत नोटिस जारी करना। इसके बाद 5 दिन के अंदर सरकार और सुलह अधिकारी को इसकी रिपोर्ट देना अनिवार्य है। और फाइनली जब सुलह अधिकारी पहली मीटिंग करते हैं तब सुलह की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरू मानी जाती है।
हमारा चौथा हिस्सा है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ सीधा सा नियम है, जितने ज्यादा कर्मचारी उतनी ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी। 50 कर्मचारी हैं तो क्रैच की सुविधा देनी होगी, 100 होने पर कैंटीन, और अगर 500 कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनी है तो वहाँ एक एम्बुलेंस रूम होना जरूरी है। खदानों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्ति भी इसी तरह तय होगी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, एक सेफ और समावेशी माहौल बनाने के लिए कुछ डेली ड्यूटीज भी फिक्स की गई हैं, जैसे हर एम्प्लॉय को फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर देना, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना, और हाँ, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम की व्यवस्था करना। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आते हैं, उन्हें जर्नी अलाउंस देना होगा, और अगर महिलाओं की शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच है, तो इसके लिए उनकी स्पष्ट सहमति लेना कानूनी रूप से जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अब 50 या उससे ज्यादा मजदूरों को रखने वाले ठेकेदारों को पूरे 5 साल के लिए एक कॉमन लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन सुनिए, इसमें मुख्य नियोक्ता यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। वर्कस्पेस पर सुविधाएं देने की अल्टीमेट जिम्मेदारी उसी की होगी, और अगर ठेकेदार पैसे नहीं देता तो भी जवाबदेही मुख्य कंपनी की ही बनेगी। और अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, सामाजिक सुरक्षा संहिता। 20 कर्मचारी, बस यही वो जादुई आंकड़ा है जो आपको याद रखना है। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जहां 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। पहले जो पाबंदियां थीं कि ये सिर्फ कुछ खास सेक्टर्स में लागू होगा, वो सब अब खत्म कर दी गई हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। इस नए दायरे में आने वाली नियोक्ताओं को कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा ईपीएफ में डालना ही होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि वर्किंग क्लास के पास फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा और मजबूत फंड तैयार हो सके। तो इन सारे बदलावों को देखकर सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये है, क्या ये 4 नए कोड्स वाकई उस बैलेंस को अचीव कर पाएंगे? क्या ये एक तरफ बिजनेस करना आसान बनाएंगे और दूसरी तरफ हमारे वर्कफोर्स को पूरी सुरक्षा दे पाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भविष्य में भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हमारे कामगारों का जीवन इस नए फ्रेमवर्क से कैसे बदलता है। इस पर आप भी जरूर सोचिएगा।